हेलो एवरीवन, स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके का यह हमारा पहला वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। चलिए इस वीडियो में संपूर्ण शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नृत्य होते क्या हैं। उससे पहले क्लासिकल डांस एंड फोक डांस में हम डिफरेंस को जान लें। क्लासिकल डांस और फोक डांस में जो अंतर होता है वो क्या होता है। फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कुछ राज्यों में फसल कटने की खुशी मनाने के लिए कुछ लोग आपस में मिलकर नृत्य करने लगते हैं। शादी ब्याह, जन्म दिवस के अवसर पर और भी कई सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें लोग नृत्य करते हैं। वो किस तरह का नृत्य होता है, उसे कहते हैं लोक नृत्य। यानी किसी जाति या समुदाय के कुछ लोगों द्वारा मिलकर आपस में जो नृत्य किया जाता है वो एक लोक नृत्य होता है। लोक नृत्य के कुछ एग्जाम्पल जैसे पंजाब में भांगड़ा, हरियाणा में सांग, आपका राजस्थान में कालबेलिया, ये लोक नृत्य। जबकि क्लासिकल डांस में क्या होता है, क्लासिकल डांस में भगवान या देवी या धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन किया जाता है। जैसे रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण आदि के पात्रों का इसमें वर्णन किया जाता है। उनकी कथाओं, उनके बारे में जानकारी अपने डांस के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। क्लासिकल डांस ऐसा नहीं है कि कहीं भी चालू हो जाए। क्लासिकल डांस की कुछ कठोर विधियां होती हैं, कठोर मेथड्स जिसे कहना चाहिए होते हैं। इसमें एक ड्रेस कोड होता है जिसको पहनकर ही किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसको कहीं भी चालू हो जाए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था क्लासिकल डांस एंड फोक डांस में। अब हमें पता होना चाहिए कि डांस की शुरुआत कब से हुई। तो डांस की जो शुरुआत मानी जाती है वो लगभग 5000 वर्ष पहले से मानी जाती है। इस बात के हमें कैसे पता चला कि ये 5000 वर्ष पहले मानी जाती है, तो सबसे पहले हमको मोहनजोदड़ो के जो डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदड़ो में हमें एक नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो दीवारों पर आकृति बनी है। ये आप हिमाचल प्रदेश, खजुराहो एंड राजस्थान की जो किशनगढ़ की जो चित्रकला है, इसके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि नृत्य की जो शुरुआत है वो लगभग आज से 5000 वर्ष पहले हुई है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि शिलालेख, खुदाई, राजा की वंशावली, साहित्यिक स्रोत आदि से हमें नृत्य के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। औपचारिक रूप से जो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो फॉर्मल रूप से जो हमें सबसे पहले नृत्य की जानकारी, डांस की जानकारी मिलती है वो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें सबसे पहले औपचारिक रूप से एक जानकारी मिलती है। इसमें इन्होंने दो बेसिक पहलू बताए गए हैं। दो बेसिक पहलू कौन कौन से, एक है तांडव, दूसरा है लस्य। तांडव को पुरुष प्रधान बताया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर ताल और गति, लय और मूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है लस्य, इसमें आपकी शरीर की, आपके इमोशंस आप किस तरह से दर्शाते हैं, आप अपनी आँखों को किस तरह से मूवमेंट करते हैं, आप अपनी हाथ की मुद्राओं को किस तरह से मूवमेंट, इसमें इमोशंस जो दिखाए जाते हैं। और इमोशंस दिखाना, रस भाव को दर्शाना, साज सजावट को दर्शाना, ये किसका काम होता है, ये फीमेल्स का काम है, महिलाओं का। इसलिए इसको कहा जाता है महिला प्रधान। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई महिला नर्तक है तो उसमें तांडव नहीं होगा, या जो कोई पुरुष नर्तक है उसमें लस्य का गुण नहीं होगा। ये दोनों को मिलकर ही नृत्य होता है। तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना। केवल और केवल एक नाम दे दिया गया है, लय और गति है तो उसको बताया गया कि भाई पुरुषों में गुण ज़्यादा पाया जाता है, लस्य का जो गुण है वो महिलाओं में। लेकिन एक नर्तक जो होता है उसमें दोनों का समागम होगा, तभी ये बन सकता है नृत्य। इसके बाद हम बात करें, नृत्य में मुख्य रूप से 9 रसों का वर्णन किया जाता है, 9 रसों को दर्शाया जाता है। लव यानी श्रृंगार, हुमर हास्य, कंपैशन करुणा, एंगर रौद्र, हॉरर भयंकर, हीरोइक वीर, वंडर अद्भुत, डिस्गस्ट विवश,
काम यानी शांत। ये 9 रसों का अभिव्यक्ति यानी कि नृत्य के माध्यम से इनको रसों को व्यक्त किया जाता है आपके क्लासिकल डांस में। दूसरी बात आती है इसमें मुद्राएं, तो इसमें बताया गया है 108 तरह की, कितनी 108 तरह की आपकी बेसिक फंडामेंटल मुद्रास होती हैं डांस के अंदर, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद बात करें अभिनय दर्पण नामक जो बुक है, नंदीकेश्वर का एक उपन्यास है अभिनय दर्पण। इसमें मुख्य रूप से 3 बातों पर बताया गया है नृत्य के बारे में, मुख्य रूप से 3। सबसे पहले नृत्य, सबसे पहले इन्होंने बताया नृत्य में इन्होंने कहा केवल और केवल लय और गति पर ध्यान दिया जाता है, इसमें भाव का कोई काम नहीं होता। दूसरा आता है नाट्य में भाव आपकी, वही मैंने जो बताया आपकी शरीर की आप इमोशंस किस तरह से, आप अपनी आंखों की पलकें, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, वो आता है नाट्य में। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब बनता है नृत्य। नृत्य और नाट्य का मिलन से क्या बनता है, नृत्य, जिसमें आपकी हस्त मुद्रा को, अपनी मुद्राओं को करके तय लय ताल और अपनी भावों को मिला करके बनता है नृत्य। नटराज भगवान शिव की सर्वोत्तम अभिकृति इसको माना जाता है नृत्य के रूप में, भगवान नटराज। ये सबसे बेस्ट काय का उदाहरण होता है, तांडव इसमें दर्शाया जाता है, तांडव गुण इसमें पाया जाता है, इसमें लस्य कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है क्लासिकल डांस को 8 ही क्यों है, इसको किसने रिकॉग्नाइज किया। तो संगीत नाटक अकेडमी होती है जो कि क्लासिकल डांस की श्रेणी, उनके नियमों को देखती है कि कौन से, यदि आप उस कोई भी नृत्य यदि उस क्राइटेरिया में आता है जो कि एक क्लासिकल डांस के लिए ज़रूरी होते हैं, तो संगीत नाटक अकेडमी उसको क्लासिकल डांस का दर्जा देती है। भारत में वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 क्लासिकल डांस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से यदि पूछें तो 9 हैं, वैसे संगीत नाटक अकेडमी ने 8 आपके शास्त्रीय नृत्य को बताया है। चलिए तो नाम पढ़ लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत जिसे कह सकते हैं, उसके बाद सतरिया असम से, और जो नवा जो है वो है छऊ नृत्य। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखता है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी नहीं रखता, और मुख्य रूप से जो माने जाते हैं वो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ही माने जाते हैं। इसके बाद आप मैप पर देख सकते हैं, आपको स्टेट्स के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। कथक आपका उत्तर प्रदेश, सतरिया असम, मणिपुर उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम एंड कथकली केरला। ये आपको मैप के माध्यम से आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम बात करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई, सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना माना जाता है, और सबसे पहले नृत्य की जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्राप्त हुई है, और भरतनाट्यम का नाम भी भरत ऋषि के नाम पर, भरत मुनि के नाम पर ही रखा गया है। इसके बाद हम बात करें, इसको मंदिरों में भी किया जाता था क्योंकि ये देवी देवताओं को समर्पित होते हैं क्लासिकल डांस, इसलिए इसको दासीअट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को दासीअट्टम भी कहा जाता है। इसको पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? इसको पुनर्जीवित करने का काम जो किया है वो ई कृष्णा अय्यर, एक फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने इसको पुनर्जीवित करने में सहायता की है। इसके बाद बात करें 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 4 नृत्य शिक्षक थे। कौन कौन से थे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका आपको नाम याद नहीं रखना है। इन्हें कहते थे तंजौर चौकड़ी। क्या कहते थे? तंजौर चौकड़ी। ये भरतनाट्यम गायन के तत्वों को परिभाषित किया इन्होंने, और इसलिए इसको भरतनाट्यम को
तंजौर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भरतनाट्यम को दो नाम हो गए हैं, मैंने एक यहाँ पर बताया दासी अट्टम और एक नाम अब आपको बता रहा हूँ मैं तंजौर नाट्यम। चलिए इसके बाद हम बात करें इसके बारे में, ये नृत्य क्या है, किस तरह से होता है इसके बारे में, तो आप देखेंगे ये अग्नि नृत्य को भी कहा जाता है। ये 5 जो तत्व होते हैं आकाश, वायु, जल, धरती, अग्नि, उन्हीं में से ये अग्नि को प्रदर्शित करता है। यह मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। उसके बाद बात करें भरतनाट्यम जो है मुख्य रूप से तांडव और लस्य दोनों पहलुओं पर इक्वली यानी समान बराबरी, उसमें उतना ही उसमें लस्य पर ध्यान दिया जाता है, उतना ही उसमें तांडव पर ध्यान दिया जाता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से हाथ, पैर, कूल्हे की गति शामिल होती है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों की अभिव्यक्ति और मुद्राओं का इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ये कर्नाटक प्रणाली संगीत की कार्नेटिक, यानी जब एक भरतनाट्यम किया जाता है तो जो आपके कर्नाटक कार्नेटिक म्यूजिशियन होंगे वो यहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ द बिलोंग करते हैं, यानी कि जितने वाद्य यंत्र जिसमें बजाए जाते हैं वो कि कार्नेटिक म्यूजिक से बनाए जाते हैं। दो होते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी, एक होता है कर्नाटक संगीत, तो यहाँ पर कर्नाटक संगीत से संबंधित होता है। इसके बाद बात करेंगे इसमें किस तरह की ड्रेस कोड होती है। हमने आपको बताया क्लासिकल डांस जब भी किए जाते हैं उसका एक ड्रेस कोड होता है। तो भरतनाट्यम में सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, भरतनाट्यम में सिल्क की साड़ी पहनी जाती है जिस पर सोने की कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो होती है सोने की कढ़ाई की होती है, और इसमें प्लेटें होती हैं, ढेर सारे जिसे कहते हैं चुन्नटें, प्लेट्स जिसे कहा जाता है वह होती है। दूसरी चीज़ इसमें ज्वेलरी, वही नेकलेस, बैंगल्स, सिर पे भी बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है श्लोकों के उच्चारण के साथ इसको पूरा किया जाता है, यानी कि इसके अंत में जब ये ख़त्म होता है तो इसके अंत में श्लोक पढ़े जाते हैं। इसके बाद बात करूं तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में, तमिलनाडु का जो चिदम्बरम मंदिर है उसके गोपुरम पे भरतनाट्यम की मुद्राओं के बारे में दर्शाया गया है। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके जो फेमस प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं, प्रसिद्ध इसको करने वाले हैं वो कौन कौन हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको अस्थाना नर्तकी अवार्ड मिल चुका है जो कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा दिया गया था। रेसिडेंस डांसर का इनको अवार्ड मिला था। उसके बाद है पद्मा सुब्रमणी। पद्मा सुब्रमणी, इनको पद्मश्री मिल चुका है 1981 में और पद्म भूषण मिल चुका है 2003। पद्मा सुब्रमणी को पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन जो है इनको पोएटिक डांसर के तौर पे एंड डांसर भी कहा जाता है, एक पोएट के रूप में भी जानी जाती हैं, इनको पोएटिक डांसर के खिताब है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी है, और मल्लिका साराभाई जो कि मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की पुत्री हैं, मल्लिका साराभाई। इसके बाद जाकिर हुसैन, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमणी, लक्ष्मी विश्वनाथन, जाकिर हुसैन। इसके बाद कुछ और नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये आप देख लें। रामा विद्यानाथन, बाला सरस्वती, सीबी चंद्रशेखर, वैजंती माला, सीमा किरमनी पद्मिनी, बाला सरस्वती, राधा श्रीधर, कमला नारायण, ये आप नाम देख सकते हैं। फेमस जो हैं वो मैंने इनकी पिक्स लगाई हुई हैं, बाकी कुछ और नाम हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको
याद करने में आसानी हो। चलिए कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका जो नाम पड़ा वो है कुचिपुड़ी। नाम कृष्णा जिले के कुशेवलपुरी या कुचेलपुरम गांव के आंध्र ग्राम से लिया गया है। कुचेलपुरम गांव से इसका नाम पड़ा है। ये भी क्या होता था कुचिपुड़ी में, इसमें गांव-गांव पर कहानी कथा करने जाते थे। इस तरह से गांव-गांव घूमकर ये नृत्य किया जाता था। इसमें समूह नृत्य किया जाता है। ये कैसा है? समूह नृत्य किया जाता है। और भरतनाट्यम जो है वो एकल सिंगल प्रदर्शन उसमें किया जाता है, एकल किया जाता है। और कुचिपुड़ी समूह नृत्य किया जाता था। इसे कुशेलम के नाम से भी जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी जिसे कहते हैं, सिद्धेंद्र योगी ने इसको पुनर्जीवित किया, औपचारिक इसको रूप दिया और इसको व्यवस्थित किया। वैष्णववाद के आगमन के साथ वैष्णववाद जब आया तो इसमें केवल पुरुष करने लगे। पुरुष ब्राह्मणों का इस पर एकाधिकार हो गया। एक तरह से पुरुष प्रधानता इसमें देखने को मिली। इसके बाद बात करें, केंद्रीय विषय इसमें भागवत पुराण की कहानियाँ होती हैं। भागवत पुराण के बारे में इसमें ज़्यादा बताया जाता है। अधिकांश कुचिपुड़ी पाठ भागवत पुराण की कहानियों पर ही आधारित होते हैं। कुचिपुड़ी में एक मुख्य बात जो आपको याद रखनी है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। कुचिपुड़ी डांस में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रत्येक मुख्य पात्र मंच पर दारू के साथ अपना परिचय देता है, जो नृत्य और गीत की एक छोटी सी रचना है, जिसे विशेष रूप से प्रत्येक चरित्र के रहस्योद्घाटन के लिए कोरियोग्राफ किया गया है। यह भी कर्नाटक संगीत के साथ होता है। वायलिन और मृदंगम इसके मुख्य होते हैं। गायन की इसकी जो भाषा होती है वह तेलुगु होती है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद बात करें, गोलकुंडा और विजयनगर के शासकों के संरक्षण में नृत्य को मुख्य प्रमुखता यहाँ पर मिली है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर में सांसारिक तत्वों की अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, यह समूह और एकल दोनों रूपों में किया जा सकता है। इसके कई फॉर्म्स होते हैं। इसको कई फॉर्म्स में भी किया जाता है, जैसे मांडुक शब्दम आप देख सकते हैं। ये इस तरह से अपनी मुद्राओं के द्वारा एक कथा को दर्शाया जाता है। दूसरा होता है तरंगम। इसमें जल के ऊपर एक आकृति बनाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द डांसर परफॉर्म हिज हर फीट ऑन द एज ऑफ ब्रास। इसमें देखिए तरंगम में एक तो जल के ऊपर भी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, और एक ऑप्शन इसमें क्या होता है, इसमें आप बर्तन, जैसे कि एक आप कह सकते हैं पीतल की प्लेट टाइप, जिसे हिंदी में कहते हैं परात, उस पे के कोनों पे खड़े होकर भी डांस किया जा सकता है। सिर पर दीपक रखकर किए जा सकते हैं, उसको कहा जाता है तरंगम। और तीसरा होता है जलचित्र नृत्यम। इस पे क्या होता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर सी, जिसमें आप नोट करेंगे, नृत्य करते समय पैरों के माध्यम से एक मुद्रा, एक आकृति बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वो डांस करते हुए नीचे देखा जाता है, कितना मुश्किल होता होगा, सामने देखना है और पैरों के माध्यम से एक आकृति बनाई जाती है, उसको कहते हैं जलचित्र नृत्यम। इसके बाद बाला सरस्वती एंड रागनी देवी ने इसको पुनर्जीवित किया था। इसके बाद इसके जो फेमस हैं वो कौन है, सबसे पहले शोभा नायडू, राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान, उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती थी, देखा था, और यहाँ पर कुचिपुड़ी भी ये करती हैं। इसके अलावा एक और हैं जो कि भरतनाट्यम भी करती हैं, वो हैं मल्लिका साराभाई। ये भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी में भी फेमस हैं। इसके अलावा जो फेमस नाम है वो आप देख सकते हैं, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, अर्पणा सतीशन, दीपा शशिधरन, बी सत्यनारायण शर्मा, मल्लिका साराभाई और हलीम खान। गुरु वेम्पति चिन्ना सिस्टम, अर्पणा सतीशन, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें, अर्पणा सतीशन।
दीपा सचिंदरन, वी सत्यनारायण शर्मा, उसके बाद हलीम खां। चलिए अब बात आती है कथकली, जो कि केरल में होता है। कथकली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? केरल से। कथकली में कथा यानी कहानी यानी नाटक। इसमें भी आपको रामनाट्यम, कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम अलग अलग डांस फॉर्म होते थे। रामनाट्यम में राम के बारे में बताया जाता था, कृष्णाट्टम में कृष्ण के बारे में, और इसी तरह से कुडियाट्टम। तीनों रूपों के संयुक्त रूप से बना है कथकली, जिसमें रामायण और महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मुकुंद राजा। कथकली को मुकुंद राजा के संरक्षण में किसने? मलयाली के कवि हैं B.N. मेनन। ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, B.N. मेनन। इन्होंने इसको कथकली को पुनर्जीवित किया। किसने? B.N. मेनन ने। यह भी मुख्य रूप से समूहों में किया जाता है, ये अकेले नहीं होता, ये भी समूहों में किया जाता है। इसमें एक पॉइंट आपको जो याद रखना है, इसमें पॉप्स का न्यूनतम उपयोग होता है। पॉप्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे हमने अभी देखा कुचिपुड़ी में सिर पर दीपक या फिर कोई पात्र रख कर डांस करना, बैलेंस करना, या एक बर्तन पे खड़े होकर डांस करना, उनको कहते हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम यूज़ कर रहे हैं डांस करते समय, उनको कहा जाता है पॉप्स। और कथकली में पॉप्स का महत्व ना के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अधिकांश कथकली पाठ अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का भव्य प्रतिनिधित्व, यानी गुड एंड बैड के बारे में, गुड एंड एविल के बारे में इसमें दर्शाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें राजाओं, भगवान के राक्षसों आदि को निभाते हैं, गायक कथा सुनाते हैं और तालवादक वाद्ययंत्र बजाते हैं। कथकली को एक, इसमें आपको जो याद रखना है, पूर्व का गीत भी कहा जाता है। कथकली को पूर्व का गीत भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको कथकली गीतों के लिए इस्तेमाल होने वाली जो भाषा होती है वो कहलाती है मणिप्रवलम। मणिप्रवलम यानी मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। कथकली गीतों के लिए जो भाषा यूज होती है वो याद रखना है, उसको कहते हैं मणिप्रवलम, मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। इसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें फीचर की बात करें, जब इसका मेकअप होता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये मेकअप होता है। इसमें 3 रंग का यूज होता है, हरा, लाल, काला और पीला, 4 रंग यूज होंगे इसमें। हरा जो रंग होता है वो आपके देवत्व, बड़प्पन और सदाचार, यानी कि आपकी अच्छाई को दर्शाएगा। दूसरा जो लाल रंग होता है ये आपको किस बुराई का प्रतीक होता है। पीला रंग महिलाओं और संतों के लिए होता है, और काला रंग जो होता है वो दुष्टता को दर्शाने के लिए होता है। इसके बाद कभी कभी 5वां रंग भी दर्शा लेते हैं। मुख्य रूप से 4 ही हैं, लेकिन 5वां जो रंग है वो है वाइट। सफ़ेद डाढ़ी उच्च चेतना और दिव्यता वाले प्राणियों को दर्शाती है। इसके जो फेमस हैं, कथकली के फेमस जो नर्तक हैं उनके बारे में सबसे पहले गोपीनाथ, गुरु, कुंचु कुरूप। उसके बाद हम बात करें रीता गांगुली, कोटक्कल शिवरमन, कलामंडलम कृष्णन नायर, गुरु किजप पद्म कुमारन नायर, B.N. मेनन, कुन्हीरमन नायर और सिमन सैरी। देखिए, इन लोगों के नाम थोड़े से साउथ इंडियन है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यदि ऊपर नीचे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आप लोग किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं थोड़ा सा उस पर भी आप लोग ध्यान दें। उसके बाद कलामंडलम राजन, इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है 2009 में। अब हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल में किया जाता है, कथकली भी केरल में किया जाता था। मोहिनी अट्टम में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के रूप में भी इसको जाना जाता है। भगवान विष्णु का अवतार के रूप में जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, उनकी भक्ति के लिए यूज होने वाला नृत्य कहा जाता है।
इसमें मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर महिला और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। मोहिनी अट्टम या जादूगरनी का नृत्य अनिवार्य रूप से महिला द्वारा, वो भी सिंगल सोलो डांस होता है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। 19वीं शताब्दी में वाडीवेलु द्वारा नृत्य रूप विकसित किया गया और केरल में त्रावणकोर के शासकों के अधीन इसको प्रमुखता मिली थी। इसको मतलब एक तरह से विलुप्त हो गया। फिर वही BN मेनन जो कि मलयालम के कवि थे, उन्होंने कल्याणी अम्मा नामक महिला के साथ इनने उसको पुनर्जीवित मिलकर किया था। इसके बाद हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम आम रूप से जैसे मैंने बताया भगवान विष्णु को समर्पित है। स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। इसके बाद कथकली की ताकत के साथ भरतनाट्यम की शोभा और भव्यता को जोड़ती है। इसमें पोशाक का विशेष महत्व होता है। इसमें पोशाक किस तरह की होती है उसके बारे में, इसमें सफ़ेद और ऑफ वाइट प्रमुख रंग और सुनहरे ब्रोकेड डिज़ाइन होती है। इस बात का आप लोग, वाइट साड़ी उस पर किस तरह की ब्रोकेड डिज़ाइन इसमें होती है और यह वायु का प्रतीक होता है, ये वायु का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद है अतावकुल या अतावस, 40 बुनियादी नृत्य आंदोलनों का एक संग्रह है। अतावकुल या अतावश। इसके बाद इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं वो मंजीरा, बीणा, बांसुरी आदि इसमें वाद्य यंत्र यूज होते हैं। जैसे ये आपका मंजीरा, बीना, फ्लूट इसमें यूज होते हैं। इसके बाद इसके जो फेमस नर्तक हैं वो कौन कौन हैं ये आप देखें। सुनंदा नायर, कलामंडलम हेमवती, कनक रेले, जयप्रभा मेनन, कल्याणी कुट्टी अम्मा, थन कामिनी कुट्टी। इसके बाद आप शोभना, कलामंडलम राधिका। इसके बाद आपका कलामंडलम रेशमी ग्रीस, ये आपके इसके प्रमुख नर्तक हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे ओडिशी का जो नाम है वो औद्र नृत्य से लिया गया है। औद्र नृत्य से ओडिशी नृत्य होगा कहाँ, ओडिशा में होगा। इसके बाद बात करें इसके कुछ उदाहरण, उदयगिरी खंडारगिरी की जो गुफाएं हैं उड़ीसा में उनमें देखने को मिलता है। महारियों द्वारा प्रचलित था और राजा खारवेल द्वारा ये संरक्षित था। इसको जो पैट्रोनाइज किया गया वो किसने किया था, राजा खारवेल। उड़ीसा में भी वैष्णववाद के आगमन के साथ महरी प्रणाली इसमें समाप्त हो गई। महरी प्रणाली इसमें समाप्त कब हुई, जब वैष्णववाद आया। इसके बाद कला के रूप में जारी रखने के लिए महिलाओं के बजाय युवा लड़कों को भर्ती इसमें किया गया और महिलाओं के रूप में कपड़े पहनाए गए। इसे कहते हैं गोटी पुअस। इसमें महिलाएं ना होकर पुरुषों को महिलाओं की तरह तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं गोटी पुअस। इसके बाद हम बात करें, ये भी भगवान मुख्य रूप से विष्णु के अवतार और जयदेव के गीत गोविंद के छंदों से संबंधित है। इसके बाद इसमें बात करें, ओडिशी को मोबाइल मूर्ति कला कहा जाता है। ओडिशी को मोबाइल मूर्ति कला कहा जाता है। देखिए इसमें जो दो मुख्य चीज़ें हैं, दो आसन, इसके जो दो आसन हैं बार बार पूछे जाते हैं। एक है त्रिभंगा और एक होता है चौक। त्रिभंगा में क्या होता है, शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों पर परिलक्षित होता है। देखिए शरीर जो है, गर्दन, धड़ और घुटनों के माध्यम से एक आकृति बनाई जाती है, उसको कहते हैं त्रिभंगा। और चौक एक वर्ग की नकल करने वाली आकृति बनाई जाती है इस टाइप से उसको, और त्रिभंगा में एक इस तरह से आकृति बनाई जाती है, उसको कहते हैं त्रिभंगा। ये आपके दो मुख्य फॉर्म किस डांस में यूज होते हैं, उड़ीसा। एक कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इसे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नर्तक उसके शरीर के साथ जटिल ज्यामिति और आकार पैटर्न बनाते हैं ओडिशी नृत्य में। इसमें चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान के प्रयासों के कारण ओडिशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली।
चार्ल्स फ्रेवी और इंद्राणी रहमान ने ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके अलावा इसमें भी वही मजीरा, बांसुरी, पखावज, सितार बजाए जाते हैं। महिला नर्तक एक विस्तृत केश विन्यास, चांदी के आभूषण, लंबी हार आदि पहनती हैं। ओडिसी नृत्य हिंदुस्तानी संगीत के साथ होता है और ये जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। ओडिसी नृत्य को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसके जो फेमस हैं वो कौन है? गुरु पंकज चरण दास, गुरु कैलूचरण मोहपात्रा, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, गुरु मायाधर राउत, सैरोन लॉयन यूएसए की हैं, सैरोन लॉयन और मार्ता वारवी अर्जेंटीना की। तो ये दो विदेशी फेमस हैं ओडिसी नृत्य में, तो ये आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करें मीनाती मिश्रा, सुजाता मोहपात्रा, माधवी मुदगल, सुरेंद्रनाथ जैना, शोभना शाहजानन, गुरु गंगाधर प्रधान, शोभना शाहजनानन, ये आपके नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कथक। कथक जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर भारत का नृत्य इसको कहा जाता है। इसमें भी गांव-गांव जाकर कथा सुनाई जाती थी, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा कथक। कथावाचक इसमें होते हैं जो इशारों और संगीत के साथ महाकाव्यों के छंदों का इसमें पाठ किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ब्रजभूमि की रासलीला के बारे में बताया गया है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ नृत्य का एक अलग रूप विकसित होना शुरू हुआ, यानी कि गांव-गांव जाकर रासलीला सुनाई जाती थी। उन्हीं से भक्ति काल के दौरान एक नए नृत्य का रूप निकला, उसी को कहा गया है कथक। इसके बाद हम बात करें मुगल बादशाहों ने इसको, पहले देखिए ये मंदिरों में भक्ति के तौर पे यूज होता था, लेकिन मुगल काल में इसको एक दरबारी नृत्य के तौर पे बना दिया गया। इसमें मुगल काल में इसको कुछ विशेष शैली भी इसमें ऐड हुई। उसके अलावा इसमें ध्रुपद संगीत के साथ इसका यूज होता है। तराना, ठुमरी, गज़ल भी मुगल काल के दौरान पेश किए गए थे। अवध के, यानी अवध जो होता है वो वर्तमान का लखनऊ वाला जो रीजन है उसको कहा जाता है। वहाँ के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण यानी उनकी देखरेख में ये नृत्य आगे बढ़ा। इसके अलावा इसको 20वीं शताब्दी में लीला सोखी द्वारा पुनर्जीवित किया गया। देखिए कथक के अंदर 4 घराने फेमस हैं, जो कि लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली खान, बनारस में जानकी प्रसाद, रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह और जयपुर में भानु जी। लखनऊ में नवाब वाजिद अली खान, बनारस जानकी प्रसाद, रायगढ़ राजा चक्रधर और जयपुर में भानु जी। इसमें जो थीम होती है कथक में वो होती है राधा कृष्ण की थीम होती है। इसमें जो म्यूज़िक यूज़ होते हैं तबला, सितार, संतूर। इसके बाद इसमें फीमेल की जो कॉस्ट्यूम होती है लहंगा चोली या चूड़ीदार कमीज़ पहनी जाती है, जबकि मेल में आपका छाती वाला हिस्सा कुछ भी नहीं पहना जाता है या फिर धोती कुर्ता भी इसमें पहने जाते हैं। कथक की एक खास बात ये होती है इसमें एक जुगलबंदी चलती है। इसमें तबला वादक और नर्तक के बीच एक जुगलबंदी चलती है। पहले स्लो स्टार्ट होता है, फिर एकदम तेज होता है। इस तरह से कथक को किया जाता है। इसमें जो सबसे फेमस जो नाम आते हैं वो आते हैं बिरजू महाराज, और ऐसा माना जाता है सबके गुरु, सभी कथक नर्तकों के जो गुरु माने जाते हैं वह भी बिरजू महाराज ही हैं। उसके बाद है लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, दमयंती जोशी, उमा शर्मा, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा, सरस्वती सेन, विद्या गौरी आडकर, पुरुषोत्तम दादहीस, रोहिणी भाटे, कालका प्रसाद, कुमुदिनी लाखिया। ये आपके फेमस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पिक्स भी इसलिए लगाई गई हैं ताकि आप लोग नाम याद करने में आसानी हो।
बार बार आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अगला आता है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो आपका मणिपुर में है, यह मुख्य रूप से मणिपुर की घाटियों में शिव और पार्वती का आकाशीय नृत्य बताया जाता है। इसका एक अन्य रूप लाई हरोबा उत्सव का त्यौहार है। लाई हरोबा उत्सव के तौर पर इसे मुख्य रूप से किया जाता है। 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन के साथ यह आया था। 18वीं सदी में यानी कि 18वीं सेंचुरी में मणिपुर के राजा भागचंद ने इसको पुनर्जीवित किया था। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में नृत्य शैली को लाकर इसको सुर्खियों में लाया। उसके बाद मणिपुरी नृत्य का केंद्रीय विषय जो है वह है कृष्ण बन गया और आमतौर पर मणिपुरी जो नृत्य है वो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसमें देखें मणिपुरी डांस, इसमें आप देख सकते हैं ये जो श्रृंगार है, जो मेकअप है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये आप एक बार देख लें, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें और ज़्यादा फैक्ट्स पे बात करें तो इस पर भक्ति पर जोर दिया जाता है। मणिपुर नृत्य जो है भक्ति पर जोर दिया जाता है। इसके बाद इसमें मेवास पुजारी होते हैं जो दुनिया के निर्माण के विषय को फिर से लागू करते हैं। इसके बाद जयदेव और चंडीदास की रचनाओं पर इस पर मुख्य रूप से काम किया जाता है। चंडीदास और जयदेव की रचनाओं पर किया जाता है। इसमें ढोल, पुंग, बांसुरी, खड़ताल, छोले आदि बजाए जाते हैं। पोशाक को इसमें कहा जाता है पटोली। इसमें जो पोशाक पहनी जाती है उसको कहते हैं पटोली और लहंगे को कुमिन कहा जाता है। पारदर्शी ओढ़नी सिर पर पहना जाता है और चेहरे को ढकता है। ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एसएससी आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहा है। मणिपुरी नृत्य में पटोली, कुमिन ड्रेस कोड के नाम होते हैं। आमतौर पर भगवा पोशाक में भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है। इस नृत्य शैली में चेहरे की अभिव्यक्ति की तुलना में हाथ के इशारे और पैरों की कोमल गति अधिक महत्वपूर्ण होती है। मणिपुरी डांस में चेहरे के हाव भाव से ज़्यादा हाथ पैर की मुद्राओं पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नागाबंद मुद्रा जिसे शरीर 8 के आकार में बक्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, मणिपुरी नृत्य शैली में एक महत्वपूर्ण आसन है। तो इसमें कौन सा? नागाबंद। इसमें 8 की आकृति बनाई जाती है अपने हाथ मुद्राओं के माध्यम से। तो ये इसमें फेमस है। जैसे कि उड़ीसा में पड़ा त्रिभंगा चौक, वह उड़ीसा का है। और मणिपुर में जो फेमस है वो है नागाबंध। इसमें जो फेमस हैं उनके झावेरी सिस्टर्स के नाम से नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना। इसके अलावा गुरु विपिन सिंघा, देवजानी चाहलिया, अमाला शंकर, ये फेमस हैं। इसके अलावा जो आपको राजकुमार सिंघाजीत सिंह, मणिपुर डांस को जगोई के नाम से भी जाना जाता है। जगोई, मणिपुरी डांस को जगोई के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा जो नृत्य है वो है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य असम में किया जाता है और यह वैष्णव मठों से लिया गया है। इसे सत्रस के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से अभ्यास किया जाता था। शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में इसे असम में पेश किया गया था। यह नृत्य 2 अलग अलग धाराओं में विकसित हुआ, गायन, भयंदर नाच और चार मीनार। भयंदर नाच और चार मीनार 2 अलग अलग शैलियों में ये विकसित हुआ। शंकर देव के गीतों की रचना को क्या कहते हैं? बोरगेट्स के नाम से भी जाना जाता है। बोरगेट्स या बोरगीत जिसे कहना चाहिए इंग्लिश में। शंकर देव की जो रचना उनको बोरगीत के नाम से जाना जाता है और यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य है। सतरिया नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। सतरिया जो होता है आमतौर पर पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है और दैनिक अनुष्ठानों यहाँ तक कि त्योहारों के हिस्सों के रूप में, भोकोट्स के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इसकी जो पोशाक होती है धोती और पगड़ी यानी पगड़ी। इसके बाद फीमेल में जो होती है घुरी और चादर पट रेशम में बने होते हैं। कमर का कपड़ा पुरुष और महिला दोनों नर्तकियों द्वारा पहना जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र हैं वो खोल, मंजीरा, बांज, बांसुरी यानी फ्लूट्स ये आपके बजाए जाते हैं। इसके बाद
सतरिया नृत्य में एक और आता है अंकिया नाट। इसको सतरिया का ही एक प्रकार माना जाता है। इसमें एक तरह से नाटक, प्ले और म्यूजिकल ड्रामा किया जाता है। इसको भानु बहनु भी कहा जाता है, बहोना जिसे कहना चाहिए, बहोना। इसमें लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी बताई जाती है। ये सतरिया नृत्य के बारे में ही था। इसके बाद आज हमने पूरा क्लासिकल डांस को इस वीडियो में कवर किया है। क्लासिकल डांस के बारे में आपको बताया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो यह वीडियो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग यदि आगे भी इस तरह के और भी टॉपिक चाहते हैं, हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।